हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रेन एंड लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कंप्लीट पढ़ लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आ रहे हैं, जिसमें है द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो जो ब्रेन में जो हेमिस्फेयर पाया जाता है उसके बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो द cerebral hemisphere, the most important orientation points in mapping the cortex are the folds of the cortex have two parts। जो कॉर्टेक्स के बारे में हमने देख लिया है। कॉर्टेक्स में जो उसके फोल्डिंग के बारे में पढ़ा है कि कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, वो फोल्डेड रहते हैं। तो वो जो फोल्डिंग होती है वो दो पार्ट उसके कहलाते हैं। पहला कहला जाएगा सल्सी या सल्की, कुछ भी लोग प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो सल्सी, एक सल्सी हो गया, दूसरा हो रहा है गायरी। ये दो पार्ट हैं। अब हम देखेंगे सल्सी और गायरी होता क्या है। तो पहला है सल्सी और सल्की, जो भी आपको उचित लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। सल्की विच आर एरियाज वेयर द कॉर्टेक्स इज फोल्डेड इन, एंड गायरी विच आर एरियाज वेयर द कॉर्टेक्स इज फोल्डेड आउट टूवर्ड्स द सरफेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सल्की हमने पढ़ा, सल्की क्या होता है। हमने कॉर्टेक्स के बारे में जो पढ़ा था ना कि एक कैप रूप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो कैप में क्या होता है, ऊपर से अंदर की तरफ भी वो फोल्डेड रहता है और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ भी वो फोल्डेड रहता है, दोनों तरफ से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक शो करके बता दे रही हूँ। इसमें तो वो वाला डायग्राम अपने लिया नहीं, पिछले वीडियो में जो मैंने कॉर्टेक्स के बारे में बताया उसमें सारी वो डायग्राम है ना। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो अंदर की तरफ फोल्डेड रहता है। तो अंदर की तरफ जो न्यूरॉन्स फोल्डेड होते हैं वो न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सल्सी और सल्की। और जो बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जो फोल्डेड होते हैं वो कहलाते हैं गायरी। तो ये दोनों को ध्यान दीजिएगा। अब a very prominent feature is the deep sulcus, in this case called fissure because of its size। तो यहाँ पे एक फीचर होता है जिसको हम डीप सल्कस के नाम से जानते हैं, उसी को ही हम फिसर भी बोलते हैं। फिसर उसके साइज के अनुसार हम उसको फिसर भी बोलते हैं। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ब्रेन टू द बैक। तो ये शुरू से लेकर अंत तक रहता है, मतलब ब्रेन के फ्रंट साइड से ब्रेन के बैक तक। अब इसमें जैसे कि हम ये हेमिस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेमिस्फेयर दो तरह के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ हेमिस्फेयर आर देयर। फर्स्ट इज लेफ्ट हेमिस्फेयर, सेकेंड इज राइट हेमिस्फेयर। सो टू टाइप्स आर हेमिस्फेयर आर देयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा, और राइट हेमिस्फेयर जो राइट साइड में होगा वो राइट हेमिस्फेयर होगा। नेक्स्ट ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं ये पार्ट है ब्रेन का पार्ट, जिसमें से ये जो पार्ट होता है, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल करके ऐसा देखें तो ये जो पार्ट होता है यहाँ से ये आधा, ये वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर। और ये वाला पार्ट जो ये राइट साइड में है उसको हम बोलते हैं राइट हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द फिशर विच इज़ नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर सेपरेटेड द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब आप देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है, ये फिशर होता है जिसको हम सल्कस कह रहे थे ना। हाँ, तो वही लॉन्गिट्यूडनल जो फिशर है वो क्या करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर को राइट हेमिस्फेयर से अलग करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये सेंटर का जो ये पार्ट ना, लाइनिंग, ये क्योंकि लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल है ये, है ना, लॉन्गिट्यूडनल है। और साथ साथ क्या कर रहा है ये, आप देख सकते हैं साथ साथ में ये क्या कर रहा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर को राइट हेमिस्फेयर से अलग भी कर रहा है। तो इसको ही हम लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल फिशर यही होता है जो कि लेफ्ट हेमिस्फेयर को राइट हेमिस्फेयर से अलग करे। अब नेक्स्ट देखेंगे, द हेमिस्फेयर आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनाटॉमिकली सेपरेट
अगर एनाटोमिकली आप उसे देखें तो ऐसा लगेगा कि दोनों एकदम सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग है, क्योंकि बीच में लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है। और क्लियरली अगर उसको देखें तो हमें लगता है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर अलग है, राइट हेमिस्फेयर अलग है। The main connection between them is a bundle of nerve fiber known as the corpus callosum। तो पिछली वीडियो में जब हमने नॉर्मली एक ब्रेन का स्ट्रक्चर एनाटॉमी उसकी देखी थी, उसमें मैंने कॉर्पस कैलोसम कहाँ पे पाया जाता है वो मैं उसमें बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाँ, उन अब दोनों कम्प्लीटली अलग अलग दिखाई देते हैं, सेपरेट दिखाई देते हैं, बट ये दोनों जुड़े किससे होते हैं, किससे कनेक्शन होता है इन दोनों का, तो नर्व फाइबर से। तो जो नर्व फाइबर के बंडल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उन नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, whose primary function is to allow the two hemisphere to communicate with each other। तो जो कॉर्पस कैलोसम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो ये उसका मेन फंक्शन होता है। द अदर रीजन ऑफ कंसिडरिंग द हेमिस्फेयर टू बी सेपरेट ब्रेन्स इज दैट सो कंसिडरेबल फंक्शन डिस्टिंक्टनेस। और दूसरा चीज़ ये भी कि वो दोनों अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनका एक अलग अलग, उनका खुद का एक सेपरेट और डिस्टिंक्टिव फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर का अलग होता है, राइट हेमिस्फेयर का अलग होता है, वो मिक्स अप नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेपरेट हैं। अब it terms of muscle movement and sensation, each hemisphere is responsible for half of the body, oddly enough, and the opposite half। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मसल मूवमेंट होता है या सेंसेशन होता है, तो ईच हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में से कोई भी हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल होता है हाफ ऑफ द बॉडी को, मतलब आधी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अब कौन सा हेमिस्फेयर किसको कंट्रोल करता है वो देखेंगे। सो यहाँ पे दिया है, देखो, दस द लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर के बारे में हमने कहा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर आपने जस्ट डायग्राम में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिस तरफ लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड वाला को जो हेमिस्फेयर होता है वो लेफ्ट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दोनों अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सो कॉन्ट्रालेटरल कहलाता है, जो ये एक अपोजिट साइड को कंट्रोल करना, मतलब इसको लेटरल नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रा मीन्स होता है अपोजिट और लेटरल मीन्स होता है साइड। तो अपोजिट साइड को कंट्रोल करना, इसी को ही कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं। अब okay, so that people who suffer damage to one hemisphere of the brain as a result of stroke or accident will exhibit paralysis on the opposite side of the body। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो राइट साइड द बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड वाला हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब आप ये खुद सोचिए कि अगर लेफ्ट साइड के हेमिस्फेयर में अगर कोई डैमेज होता है या स्ट्रोक या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो भी राइट साइड की बॉडी पूरी पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस क्यों होगी, क्योंकि कंट्रोलिंग तो उसी के हाथ में थी ना, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है। तो अगर उसी में ही कोई डैमेज आ जाता है या स्ट्रोक हो जाता है, तो वो राइट साइड द बॉडी को पूरी पैरालिसिस कर देगी। और ऐसा ही सेम थिंग है कि अगर राइट साइड वाले हेमिस्फेयर को अगर डैमेज हो जाता है, तो लेफ्ट साइड वाले बॉडी पार्ट को पैरालिसिस कर देगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, इसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा कि लेफ़्ट साइड, देखिए अब इसमें मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ, ये लेफ़्ट हेमिस्फेयर है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, ये लेफ़्ट हेमिस्फेयर हो गया। राइट हेमिस्फेयर ये है राइट साइड वाले। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए बीच वाली ये लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। तो बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं, जो सेपरेट करती है उसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर हो गया। अब देखिए ये शुरू वाला जो ये हेमिस्फेयर का फ्रंट पार्ट होता है, ये जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है, एंटीरियर बोलते हैं।
और या तो फ्रंट ऑफ द हेड भी बोलते हैं, और ये जो नीचे का या पीछे का भाग है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर या तो फिर बैक ऑफ द हेड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये राइट फ्रंटल लोब, जो ब्रेन में फ्रंटल लोब होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो लोब्स में जो फ्रंटल लोब होता है, पैरेटल लोब होता है, वो भी इसमें दर्शाया गया है, बट इसमें मैं आपको इतना नहीं समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोब के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। नेक्स्ट ये प्री सेंट्रल गाइरस हो गया। देखो सेंट्रल सल्कस है ये, क्योंकि ये बीच बीच का पार्ट वो क्या कहलाता है, सेंट्रल सल्कस। और उसके ऊपर का देखो सेंट्रल, उसके पहले जो आएगा उसको प्री सेंट्रल बोलेंगे, और उसके बाद में जो आएगा उसको बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो ये तीनों चीज़ें, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आखिर जो हेमिस्फेयर होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है ना। तो हेमिस्फेयर्स का फंक्शन अगर आप देखें तो द हेमिस्फेयर्स आल्सो शो फंक्शंस डिस्टिंक्टिवनेस विद रिस्पेक्ट टू हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। सो इन जनरल द लेफ्ट हेमिस्फेयर सीम्स टू एक्सेल इन एनालिटिकल टास्क। तो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो एनालिटिकल टास्क को पूरा करने के लिए बहुत मददगार होता है। उसमें अरिथमेटिक हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें लेफ़्ट हेमिस्फेयर काम करता है। तो ये लेफ़्ट हेमिस्फेयर के ये सारी वर्क आप देखिए, लॉजिक हो गया, मैथ्स हो गया, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम लेफ़्ट हेमिस्फेयर की मदद से ही करते हैं। और राइट हेमिस्फेयर क्या करता है, राइट हेमिस्फेयर excel in tasks that require an overall appreciation of complex pattern such as the recognition of familiar faces and melodies। तो जो मेलोडीज़ होती हैं, फेमिलियर फेसेस होते हैं, उनको पहचानना, ये सारी चीज़ें हम राइट हेमिस्फेयर के थ्रू करते हैं। तो राइट हेमिस्फेयर में आप ये देखिए इधर कौन कौन सी वर्क कर रहा है, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, म्यूज़िक, आर्ट, स्पेशल एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें राइट हेमिस्फेयर में आती हैं। अब बहुत अगर मोटे मोटे हिसाब में आप ये चीज़ देखें तो जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो हमारे ज़्यादा एनालिटिकल थिंग्स में मदद करता है। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हम समझते हैं, लाइक पढ़ना लिखना, कुछ मैथ्स, लॉजिक, या ये सारी चीज़ें, ये सब लेफ़्ट हेमिस्फेयर के थ्रू ही होता है। और राइट हेमिस्फेयर लाइक थोड़ा वो जैसे इंट्यूशन जो भी होते हैं हमारे, और क्रिएटिविटी, जो किसी में बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी होती है, कोई पेंटिंग करता है, कोई उसमें जो आर्ट होते हैं ना, कलाएं, जितनी चीज़ें, म्यूज़िक वगैरह, ये सारी चीज़ें राइट हेमिस्फेयर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे और डिटेल में फंक्शन आप अगर देखना चाहें तो देखिए लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या क्या फंक्शन कर रहा है। सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, इट मीन्स ये राइट साइड ऑफ द बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेगी। मोटर कंट्रोल ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी। स्पीच, लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन भी इसी में आता है। एनालिसिस और कैलकुलेशन आता है। टाइम एंड सिक्वेंसिंग, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर्स, ये सारी चीज़ें लेफ्ट हेमिस्फेयर के थ्रू ही हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइट हेमिस्फेयर। राइट हेमिस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, मोटर कंट्रोल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो राइट है इसलिए लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगी पूरी तरह से। क्रिएटिविटी हो गया, स्पेशल एबिलिटी हो गया, कॉन्टेक्स्ट परसेप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी प्लेसेस जैसे हम गए हुए होते हैं तो उसको याद करते हैं बहुत दिनों बाद, या कोई इसका जिक्र करता है तो हम उस चीज़ को याद करके बताते हैं, हाँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लेसेस या ऑब्जेक्ट को या फेस को रिकॉग्नाइज करना ही ये राइट हेमिस्फेयर का काम होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, एक आता है वर्ड जो कि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाता है तो समटाइम्स इसको कन्फ्यूज़न में लोग ले लेते हैं। लाइक एक डोमिनेंस होता है, एक लेटरलाइजेशन होता है। डोमिनेंस और लेटरलाइजेशन दोनों सेम चीज़ है, इट मीन्स लाइक नॉट सेम, बट मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ दोनों में अंतर क्या होता है। पहले तो लेटरलाइजेशन हम समझेंगे कि ये होता क्या है। लेटरलाइजेशन मोस्ट आप यहाँ पे देखिए, मोस्ट राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स हैव लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन द लेफ्ट cerebral hemisphere and are therefore said to be a left lateralized for language। तो आप बस इतना याद रखिएगा, जो राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो कभी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हों
या कुछ भी उन जो राइट साइड बॉडी से हम जो चीज़ें भी करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन के थ्रू या लेफ्ट हेमिस्फेयर के थ्रू ही करते हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखें तो ज़्यादा लोगों में राइट हैंडेड पीपल ही पाए जाएंगे, और ज़्यादा लोग राइट बॉडी पार्ट से ही ज़्यादा काम करते हैं, कोई भी काम हो, है ना। तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो लेफ्ट लेटरलाइज्ड हैं, क्योंकि उनका राइट बॉडी बहुत काम कर रहा है, हर चीज़ में एक्टिव है, इट मीन्स वो लेफ्ट लेटरलाइज्ड है। नेक्स्ट आ जाता है राइट लेटरलाइज्ड। क्या हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट हैंडी, कुछ लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं ना, वो लोग जो लेफ्ट हैंडेड और उनका जो भी काम है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट से करते हैं, उनको हम क्या कह जाएंगे कि वो लेफ्ट लेफ्ट लेटरलाइज्ड, सॉरी राइट लेटरलाइज्ड कहलाएगा वो। तो लेटरलाइजेशन मीन्स कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो कि लेफ्टी और राइट वाले जो हैंडेड पीपल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज राइट हैंडेड पीपल की मिलेगी, मतलब लेफ्ट लेटरलाइज्ड पीपल ज़्यादा है। तो लेटरलाइजेशन किस में आएगा, लेफ्ट में, है ना। आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, आइडिया आ गया होगा। इट हैज़ आल्सो रिपोर्टेड दैट right-handed patients who suffer damage to the right cerebral hemisphere exhibit difficulty in understanding jokes and metaphors in everyday conversation। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मतलब एक रिपोर्ट में आया है पहले कि जो हैंडेड पेशेंट्स होते हैं, मतलब जैसे राइट हैंडेड पेशेंट कहे हम जिनको, तो मतलब उसके लेफ्ट हेमिस्फेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए उसका राइट जो राइट बॉडी पार्ट्स है उसमें कुछ फिर पैरालिसिस हो गया या कुछ डैमेज हो गया, तो उसको हम पेशेंट कहने लग गए। और वो पेशेंट में अगर ऐसा हो रहा है कि उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एग्जिबिट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। तो वो लोग किस में प्रॉब्लम होती है उनको, जोक्स में। अगर कोई जोक करके गया सामने से तो उसको समझ में नहीं आएगा दैट कि ये जोक कर रहा है या समथिंग, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेटाफर्स जो हम बोलते हैं चुटकुले वगैरह, वो सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगी। और एवरीडे कन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम बोलें तो समझ में नहीं आएगी अगर हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में कोई दिक्कत है तो। They frequently misunderstand pupils because they cannot use loudness and intonation cues to whether a speaker is angry, excited or merely joking। तो कोई भी आप एक्सप्रेशन उनके सामने दोगे तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, चाहे आप उसको जोक कर रहे हो, एंग्रीनेस दिखा रहे हो या एक्साइटेड हो, वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपके एक्सप्रेशन को देख के कि ये क्या चीज़ है, उसको मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। Thus the right hemisphere has a distinct role to play a normal language use। तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसे हमने ये कह दिया कि लेफ़्ट साइड का हमारा हेमिस्फेयर और राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब हमने ये भी कह दिया कि लेफ़्ट साइड में तो अगर डैमेज हो गई, इट मीन्स इधर कोई काम नहीं करना चाहिए ना, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो वर्क होता है इससे ये समझ में आता है कि राइट साइड का हेमिस्फेयर लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, जस्ट लिटिल बिट, नॉट मोर दैट। तो ये चीज़ समझना है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनली कंसिडरेशन ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन ऑफ लेफ्ट हैंडर्स मेक्स मैटर इवन मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं ना, तो उन लोग को थोड़ा ज़्यादा उन लोग को कॉम्प्लेक्सिटी रहती है हर चीज़ में। और कहा जाए तो वो लेफ्ट हेमिस्फेयर वाले जो पीपल होते हैं जो राइट हैंडेड होते हैं उनसे मिरर इमेज कह सकते हैं, लाइक अपोजिट, है ना। तो जिस तरह से बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से राइट हैंड वाले पीपल सब कुछ कर सकते हैं, उतनी डिफ़िकल्टी उनको आती है लेफ्ट हैंडेड पीपल के लिए। उनका जो काम होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। और कहा जाए तो एक तरह से इनको ही हम राइट हेमिस्फेयर वाले या राइट हैंड लेटरलाइज्ड पीपल बोलते हैं। लेफ्ट हैंडर्स आर जनरली लेस लेटरलाइज्ड फॉर लैंग्वेज। तो आप ये देख लेंगे कि लेफ्ट जो हैंडर्स होते हैं, लेफ्ट हैंडेड वाले पीपल कम लेटरलाइज होते हैं लैंग्वेज के उससे, क्योंकि हम अब यहाँ पे ये समझ में आया कि राइट हेमिस्फेयर ज़्यादा लेटरलाइज्ड नहीं होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर के दोनों के कंपैरिजन में।
ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। जस्ट क्लियरली ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आप अगर पीपल को नॉर्मली भी देखते हैं, बहुत सारे पीपल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें उनका राइट बॉडी पार्ट काम करता है, लेफ्ट बॉडी पार्ट ज़्यादा नहीं एक्टिव रहता। तो राइट बॉडी पार्ट अगर काम कर रहा है, इट मीन्स उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्टिव है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर ज़्यादा लेटरलाइज्ड होता है राइट हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में, ये मेन पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये देखिए लेटरलाइजेशन का कुछ मैंने इसमें बता रखी हूँ कि जितनी भी चीज़ें लेटरलाइजेशन, लेफ्ट लेटरलाइजेशन और राइट लेटरलाइजेशन, इन दोनों में देख लीजिए तो एनालिटिकल या थॉट, डिटेल ओरिएंटेड परसेप्शन, ऑर्डर्ड सीक्वेंसिंग, रेशनल थॉट, वर्बल कॉजन, प्लानिंग, मैथ्स, लॉजिक, राइट फील्ड विजन, राइट साइड मोटर स्किल, ये सारे लेफ्ट हेमिस्फेयर के थ्रू होते हैं। और राइट हेमिस्फेयर के थ्रू क्या होंगे, जो लेटरलाइजेशन होता है वो इंट्यूटिव थॉट्स हो गया, होलिस्टिक परसेप्शन हो गया, रैंडम सीक्वेंसिंग और इमोशनल थॉट, नॉन वर्बल इम्पल्स, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट, इमेजिनेशन, लेफ्ट फील्ड विजन, लेफ्ट साइड मोटर स्किल्स, ये सारी चीज़ें लेफ्ट लेटरलाइजेशन के थ्रू ही होती है। अब मैंने एक और वर्ड का जिक्र किया था तो उसके बारे में बता ही दे रही हूँ कि डोमिनेशन या डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस उस वर्ड से मिलकर बना है जिसको सुनने के बाद आप इजीली समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। डोमिनेंस मीन्स डोमिनेशन। ठीक है, डोमिनेशन मतलब डोमिनेट कर दे, किसी चीज़ को डोमिनेट करना डोमिनेंस कहलाता है। अब आप यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ समझ चुके होंगे कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा काम करता है ना, ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करता है, बहुत अच्छी उसकी फंक्शन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने पढ़ा, एनालिटिकल या मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें सब लेफ्ट हेमिस्फेयर के थ्रू किया जाता है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर किसको डोमिनेट कर सकता है, राइट हेमिस्फेयर को। तो यहाँ पे कौन मोर डोमिनेंस हुआ, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर मोर डोमिनेंस देन राइट हेमिस्फेयर। तो आप यहाँ पे समझ जाइए, लेटरलाइजेशन भी सेम है कि लेटरलाइजेशन में जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा लेटरलाइज होता है राइट से, और वैसे ही डोमिनेंस में लेफ्ट हेमिस्फेयर ज़्यादा डोमिनेंस होता है राइट से। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। और ये वीडियो हमने लिया है जिसमें हमने सिर्फ हेमिस्फेयर के बारे में ही बात की है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बढ़ जाएगा अगर तो फिर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगी। तो अभी तो इतना ही समझिए। नेक्स्ट में हम जो इसके लोब्स होते हैं, ब्रेन के जो 4 लोब्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आई होप गाइस आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ गाइज अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड से भी इसको शेयर करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट करिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।